तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अभी दो टॉपिक रिसेंट में पढ़ेंगे आज की क्लास में। वो दो टॉपिक ये हैं कि एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट को हिंदी में जो बोलते हैं प्रत्यक्ष श्रम, और अप्रत्यक्ष श्रम क्या होता है, इसी के बारे में आपको आज पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो भुगतान की प्रणालियां हैं आपके इंडस्ट्रीज में, वो उसके बारे में भी पढ़ना है। तीन प्रणालियों के बारे में आप पढ़ेंगे: टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम और इंसेंटिव वेजेस सिस्टम होता है। तीन सिस्टम होते हैं, तीनों के बारे में डीप, स्पेशली जो इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे प्लान्स हैं, तो उनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रम का भुगतान। ठीक है, कैसे पेमेंट होता है डायरेक्ट लेबर में, और मतलब किस टाइप का पेमेंट होगा, या फिर ऐसे कहें कि डायरेक्ट लेबर क्या होता है और इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, और उनके पेमेंट्स कैसे अलग अलग होते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, एक होता है डायरेक्ट लेबर जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष श्रम। दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष श्रम। अब इन दोनों को समझने के लिए दो उदाहरण मैं ले रहा हूं, आप दोनों उदाहरण से समझ जाएंगे कि कैसे कोई एक काम प्रत्यक्ष श्रम में आएगा और दूसरा काम अप्रत्यक्ष श्रम में आएगा। पहला उदाहरण जो है मैं आपके इंस्टीट्यूट का लूंगा। आपका जो कॉलेज है उसमें काम का जो तरीका है उसमें दो लोगों के कामों का, दो अलग अलग तरह भिन्न के वर्गों के लोगों का कामों का अवलोकन करेंगे। और एक इंडस्ट्री का होगा कि इंडस्ट्री में कैसे एक एक कैटेगरी डायरेक्ट लेबर में आती है और एक इनडायरेक्ट लेबर में होती, दोनों लेबर है। वैसे जो भी कंपनी का मालिक होता है उसको छोड़ करके कंपनी में काम करने वाला हर आदमी, चाहे वो सीईओ क्यों ना हो, ठीक है, या फिर एमडी ही क्यों ना हो, वो भी लेबर ही होता है। तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन व्हाट हायरार्की ऑफ पर्सन इन अ इंडस्ट्री। एग्जैक्टली ऑल आर लेबर, सभी क्या हैं, श्रमिक ही हैं उस कंपनी के मालिक के अधीन। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपके इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, कॉलेज की। कॉलेज में मुख्य कार्य क्या होता है, पढ़ाई का। तो जो भी जितने भी टीचर हैं जिनका मुख्य कार्य पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है, स्टूडेंट को पढ़ाने से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल टीए, लेक्चरर्स, जो भी प्रोफेसर्स हैं, ये सारे के सारे लोग किसके अंतर्गत आएंगे, डायरेक्ट लेबर के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट क्या है, आपके स्टूडेंट्स की पढ़ाई या फिर सर्विस क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट की एजुकेशन, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, लेक्चरर्स, टीएस, या फिर जो भी प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एचओडीज हैं, उनका काम। ठीक है, ये डायरेक्ट लेबर के हैं अगर वो पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं तो। और इनडायरेक्ट लेबर में कौन आएगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से वो कार्य करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एचओडी जो होते हैं, विभागाध्यक्ष होते हैं, उनका काम पढ़ाने का तो होता है, कोई कोई पढ़ाता, नहीं पढ़ा होता तो वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मैनेज कर रहे होते हैं। तो कॉलेज में मेन काम तो पढ़ाने का है, लेकिन उसके अलावा भी मैनेजमेंट का भी काम होता है। उसके अलावा और भी कुछ अदर वर्क्स होते हैं जिनको करना जरूरी होता है कॉलेज को चलाने के लिए। ठीक है, कॉलेज में पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए और भी काम करने पड़ते हैं। जैसे मेंटेनेंस स्टाफ होता है, वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता है चीजों को, ताकि जो प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री या फिर
जो आपकी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो वो इनडायरेक्ट लेबर के हिस्से हुए। इवन डायरेक्टर्स, एचआर, ये सारे लोग क्या होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में होते हैं। अब इसी का उदाहरण इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में देखते हैं। मान लीजिए आपकी एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री है जो कि आपका चेयर बनाने का कार्य करती है, ठीक है, कुर्सी बनाने का उसका कार्य है, मेटालिक स्टील की बनी कुर्सियां उसका बनाना कार्य है। तो जितने भी श्रमिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, उदाहरण के लिए अगर वो हमारी चेयर का रूप बदलने में, मतलब चेयर के रॉ मटेरियल से लेकर चेयर को फाइनल प्रोडक्ट में बदलने में अगर कार्य डायरेक्टली कर रहे हैं, उदाहरण के लिए कोई उसको वेल्डिंग कर रहा है, कोई उसको कीपिंग कर रहा है, कोई हाथ से उसे पीट रहा है, कोई उसमें ड्रिलिंग कर रहा है, कोई फिनिशिंग ऑपरेशन कर रहा है, तो ये सारे के सारे जो लोग होंगे, जो श्रमिक होंगे, वो डायरेक्ट लेबर के आए की कैटेगरी में होंगे, और इनका जो वेज होगा, जो भुगतान होगा, वो डायरेक्ट लेबर या प्रत्यक्ष श्रम का भुगतान होगा, ठीक है। और प्रत्यक्ष श्रम से भुगतान कैसे होता है? अब देखिए, जो इंडस्ट्री है उसमें फोरमैन हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर हो सकते हैं, सेल्स ऑफिसर हो सकते हैं। ये सब भी क्या करते हैं, प्रोडक्शन को स्मूथ बनाने में अपना योगदान देते हैं। मेंटेनेंस स्टाफ हैं, कीपिंग स्टाफ हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, इनडायरेक्ट लेबर के उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष श्रम है इनका किस कार्य में, हमारे उत्पादन में ये अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुआ आपका अप्रत्यक्ष श्रम का। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं अप्रत्यक्ष श्रम करने वाले लोगों का किसी इंडस्ट्री में, उसे ध्यान से सुनेंगे। जैसे फोरमैन जो होता है, ठीक है, निरीक्षक जो होता है, निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर कहते हैं उसको, ठीक है। उसके अलावा मरम्मत करने वाला कारीगर है, कोई चीज मशीन टूट गई है, ठीक है, उसका क्या करना है, उसको ठीक करना है, तो वो जो कारीगर आएगा उसका मरम्मत कर रहे हैं, वो भी क्या किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट लेबर के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा जो है, जो भी कार्यालय स्टाफ है, मतलब ऑफिस स्टाफ होता है, फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई ऑफिस असिस्टेंट है, पीओ है, ये सारे लोग इनडायरेक्ट लेबर के हिस्से होते हैं। स्टोर कीपर जो होता है वो भी इनडायरेक्ट लेबर का हिस्सा होता है। पूरे के पूरे प्रशासनिक महकमा जो होता है, अर्थात जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल एचओडी, डायरेक्टर डीन, उसके अलावा अगर सेक्रेटरी हैं, वो अगर मालिक हैं यहाँ पे, खैर अगर वो मालिक नहीं है तो भी वो किसके अंतर्गत आएंगे, डायरेक्ट लेबर के अंतर्गत आते हैं। चलें, चौकीदार, स्वीपर्स, भंडारी, मैनेजर, ये सभी लोग इनडायरेक्ट के हैं। अगला जो टॉपिक है वो है मजदूरी में भुगतान की क्या क्या विधियां हैं, कि हम किसी आदमी को किस आधार पर भुगतान करेंगे। अब उदाहरण के लिए तौर पे मैं बता देता हूँ, कई लोगों को 400 रुपया घंटा मिल रहा है, ठीक, ये टाइम का आधार है, समय के आधार पर हम भुगतान कर रहे हैं। कई लोगों को कार्य के आधार पे होगा, वो 4 घंटा में कर लें या 400 घंटा में कर लें। अब इसका सबसे सटीक उदाहरण मैं बताता हूँ, आपके घर बनाने का जो कार्य है, कुछ ऐसे लेबर मिलते हैं आपको जो प्रतिदिन का पैसा लेते, कि हम आज दिन भर काम करेंगे, 500 रुपये आप हमें देंगे। कुछ ऐसे लेबर होते हैं कि हम आपका एक कमरा खड़ा कर देंगे, आपको इस हिसाब से हमें पैसे देने होंगे। तो ये दो अलग अलग आधार हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी लेबर होते हैं कि हम आपका जितना अत्यधिक और जितना बेहतरीन क्वालिटी का काम करेंगे, तो उसका आधार हमारा अलग होता है। तो जो भुगतान की प्रणालियां हैं, ठीक है, कहीं पर भी उसकी विधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या मेथड है, कैसे भुगतान किए जा सकते हैं किसी भी श्रमिक को, उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 3 मेथड्स यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन आम जिंदगी में भी, ठीक है। और वो 3 मेथड्स कौन कौन से, नाम बता देता हूँ। टाइम रेट सिस्टम होता है, पीस रेट सिस्टम होता है, और इंसेंटिव वेज मेथड होता है। ये 3 मेथड हैं आपके किसी को भुगतान करने के। अब एक एक करके इनके बारे में, टाइम रेट सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं
सामयिक दर पद्धति, ठीक है, टाइम रेट सिस्टम। सामयिक दर पद्धति नाम में ही निहित है, मतलब नेम में ही ये बात पता चल रही है कि आपका जो भुगतान प्रक्रिया होगी वो समय के आधार पे होगी। अब एक बात मैं बता देता हूँ कि आपका जो कार्य के मापन का तरीका होगा, मतलब मजदूर कितना काम कर रहा है और उसको कितना पैसा देना है, ये समय पर डिपेंडेंट होगा। अब इसके लिए देखिए, ये जो मजदूर है और जो नियोक्ता है, मतलब जो एम्प्लॉयर है, जो जो आपको दे रहा है नौकरी, वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि आप पर डे का लेंगे कि पर वीक लेंगे या पर मंथ। फॉर एग्जांपल मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, मैं यहाँ पे पर मंथ में हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मोस्टली जितने लोग हैं वो पर मंथ के बेसिस पे हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम हुआ ना, वेज देने का या भुगतान करने का मुझे, या फिर यहाँ प्रेजेंट लगभग सभी लोगों को, वो टाइम रेट सिस्टम है, सामयिक दर पद्धति है, ठीक है। अब एक ये जो पद्धति है, ये श्रमिक के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मानी जाती है, श्रमिक के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि उसको काम की गुणवत्ता और काम की क्वांटिटी, इस पर ध्यान नहीं देना है, कितनी मात्रा में काम कर रहा है ये भी डिसाइडेड नहीं होता है टाइम रेट सिस्टम में। आप अधिक भी करेगा, कोई कोई कम भी करेगा, लेकिन वो एक महीना अगर काम किया तो उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसमें श्रमिक का अधिक फायदा होता है। इंडस्ट्री लेवल पे, मतलब स्वामी जो दे रहा है इस काम को, काम जो आपको दे रहा, उसके लेवल पे फायदा नहीं होता है, मतलब एक पक्ष का तो फायदा अधिक है। अब एक और बात जान लीजिए, इसका क्यों श्रमिक इस मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जो भी लेबर हैं, वो सारी क्लास क्यों टाइम रेट सिस्टम को प्रेफर करता है? क्योंकि इसमें जॉब की सिक्योरिटी अधिक होती है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी, यही कारण है कि आजकल प्राइवेटाइजेशन का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है कि इसमें जॉब सिक्योरिटी तो नहीं रहेगी, क्वालिटी आएगी, क्वांटिटी भी आएगी, नो डाउट। तो जॉब सिक्योरिटी की दिक्कत होती, इरेगुलरिटी का ऑप्शन खत्म हो जाता है। रेगुलर बेसिस पे आप किसी इंडस्ट्री या किसी संस्थान पे आप रहते हैं, ठीक है। अब इसके लाभ के बारे में एक एक करके, एक एक लाभ और हानियों के बारे में बता देता हूँ कि टाइम रेट सिस्टम का लाभ क्या है, हानि क्या है। पहला जो लाभ है, लाभों के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला जो लाभ है, ये आसान है, ठीक है, इजी है, सबसे इजी है श्रमिक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जो श्रमिक है, जो लेबर है, उसके लिए ये सिस्टम फॉलो करना काफी आसान होता है, ठीक है। उसके अलावा उसकी सुरक्षा और नियमितता ने, मतलब रेगुलरिटी बनी रहती है। इस तरह के सिस्टम में आप रेगुलर एक महीना आएंगे, आपको पैसा मिलेगा, काम की दिक्कत नहीं होती, सिक्योरिटी भी रहती कि हाँ आपने को एक महीने के लिए रखा है तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, अगले दिन का हिसाब नहीं लेना पड़ता। अब जो इनडायरेक्ट लेबर है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर है, फोरमैन है, इंस्पेक्टर है, डायरेक्टर है किसी इंस्टीट्यूट के, ठीक है, लेबर छोड़ के, इनके लिए सबसे बेस्ट पेमेंट मेथड यही होता है, टाइम रेट सिस्टम, ठीक है, अप्रत्यक्ष वाले लोगों के लिए। अगर एक बात जान लीजिए कि जहां पे क्वांटिटी की बात होगी या क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा, वहां के लिए ये मेथड सही है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको गिवन क्वालिटी और क्वांटिटी को अचीव नहीं करना होगा, इसके लिए फोर्स नहीं रहता है। एक और बात यहाँ लिखी है कि समय के अनुसार काम करना पड़ेगा, आप टाइम बाउंडेड रहेंगे, इस समय आएंगे, इस समय जाएंगे, ठीक है, ठीक है। प्रमाण नहीं देना पड़ेगा कि आपको आपने काम कितना किया, ठीक है। मजदूरों की गणना में आसानी होती है। अगला मैं कुछ और दो चार हैं मैं बता देता हूँ, वो ये है कि खर्च और आय व्यवस्थित रहती है, क्योंकि आपको मंथली देना होता, पर डे नहीं होता कि कैलकुलेट करना है बैठ के कि आज इतना काम हुआ तो इतना पैसा देना है। ये फायदा होता है कि इसमें आराम से हो जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। प्रशासन में आसानी होती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करना हो अगर खर्चों का,
तो इजी होता है, क्योंकि मंथली बेसिस है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन यही जो आगे पीस रेट पढ़ेंगे उसमें थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको पर डे का कैलकुलेट करना पड़ता है, या क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज पेमेंट कैलकुलेट करने पड़ते हैं, थोड़ा टफ काम है वो, ठीक है। मजदूरों पर दबाव नहीं होता है, ठीक है, दबाव नहीं होगा तो वो उनके स्वास्थ्य पे बहुत असर नहीं पड़ता है। मजदूरों की एकता बनी रहती है, और मजदूर संघ को ये काम बहुत, इस तरह के काम बहुत पसंद आते हैं। इसीलिए जो पुराना सिस्टम है अपने भारत में कार्य करने का, वो टाइम रेट सिस्टम है मोस्टली। अभी जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट में ये पीस रेट सिस्टम की ओर है, मतलब आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे होगा। आप कितना दिन दफ्तर जाते हैं इस बात पर निर्भर नहीं होगा आपका भुगतान। तो अब हानियां देखिए, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं इस मेथड के। देखिए, जो कुशल कारीगर होगा, जो कुशल श्रमिक होगा, जाहिर है कि उसके काम की अवहेलना होगी, और उसका कार्य में मन नहीं लगेगा, ठीक है। और जो कुशल नहीं होगा, थोड़ा कम जानकार होगा, उसके लिए तो ये मेथड सबसे अच्छा है, ठीक है। तो कुशल श्रमिकों की रुचि जो है इससे कम होने लगेगी, ये हानि है पहला। और अगर आपको पहचान करना है, क्योंकि टाइम रेट सिस्टम है तो सबको एक ही समय पाएगा जाएगा, सबको पैसा बराबर है, काम का पता करना होगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो पीस रेट सिस्टम में ही होगा कि इतना काम किया तो आपको इतना पैसा, तो पैसे से पता चल जाएगा इस बंदे का जो कार्य है वो काफी अच्छा है। तो जो कुशल और अकुशल श्रमिक होते हैं उनकी पहचान में दिक्कत आती है। अगला जो है, आउटपुट पे ध्यान नहीं होता है, ठीक है। आउटपुट पे ध्यान नहीं तो उत्पादन का खर्चा बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो इस वाले सिस्टम में प्रोडक्टिविटी कम रहती है, ठीक है। निरीक्षण का कार्य बढ़ जाएगा, निरीक्षण में पैसा भी बढ़ जाएगा। अब कोई आया है तो उसका इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा कि टाइम से आया तो वो काम दिया गया वो कर रहा है कि नहीं, जैसा कि अपने इंस्टीट्यूट में होता है, ठीक है। क्योंकि वो मन से करेगा नहीं, उसको तो पता है महीने का इतना ही मिलना है, ठीक। अगला जो है, शक्ति मापन संभव नहीं हो पाता है। शक्ति मापन का अर्थ होता है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, इस मेथड में पता नहीं चलेगा, ठीक है। कंपटीशन की भावना पनपती नहीं है। कंपटीशन स्वस्थ होता है तो इंडस्ट्री का भी बहुत फायदा होता है, सारे मजदूर एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और इंडस्ट्री को इनडायरेक्टली फायदा सबसे अधिक होता है। और श्रमिकों के लेवल पे देखा जाए तो इस तरह के सिस्टम भुगतान प्रणालियों से होता क्या है कि जो श्रमिक है वो काम से जी चुराने लगेगा। अगला जो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बिना किसी कार्य का भुगतान करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे बिजली का बनाने वाला जो मजदूर है, पता चला एक महीने में कोई बिजली ही नहीं बिगड़ी, फिर भी उसको आपको 3,000 4,000 रुपए जो भी होते हैं उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली बिजली बिगड़े नहीं तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने उसे टाइम रेट सिस्टम पे रखा है। मजदूरों की एकता को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। औद्योगिक संघर्ष इससे बढ़ जाते हैं, ठीक है। औद्योगिक संघर्ष का मतलब होता है, इसका इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है, नाम नहीं याद आ रहा है, आगे बताएंगे इसका वर्ड। ग्रीवेंस, यस। औद्योगिक को इंडस्ट्रियल ग्रीवेंस कहा जाता है। औद्योगिक संघर्ष जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रीवेंस बढ़ जाता है तो मैनेजमेंट को ग्रीवेंस कमेटी बैठानी पड़ती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए टाइम रेट सिस्टम आजकल के जमाने में प्रेफर नहीं हो रहा है। अब देखिए, जो पीस रेट सिस्टम है जिसको हिंदी में मात्रा या कार्यमान दर पद्धति कहा जाता है। मात्रा या कार्यमान दर पद्धति में क्या होगा कि आपकी क्वांटिटी और आपकी क्वालिटी के अनुसार आपको भुगतान मिलेगा। ये आजकल सबसे अधिक फेवर किए जाने वाला सिस्टम है। आज की जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी नए नए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, मोर ओवर फोकस, इवन आवर गवर्नमेंट is also focused on this type of payment system because it is focused on what, how much quantity and how much quality you are delivering while a labor। आप काम करते हुए कितना आप क्वांटिटी डिलीवर करते हैं, ठीक है।
अब देखिए, इसमें एक बात है कि आधुनिक समय में ये बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है इस तरह का सिस्टम, ठीक है। इसका श्रमिक के रिस्पेक्ट में तो घाटा है, परंतु जो काम देने वाला आदमी है उसके रिस्पेक्ट में फायदा है। अब श्रमिक का घाटा यह है कि कार्य का अधिक कार्य करना होगा उसे, ठीक है। प्रलोभन नहीं देना पड़ता है किसको, जो मालिक है उसको प्रलोभन नहीं देना, उसको पता है कि इसको काम के बदले मिलेगा, तो श्रमिक अपने आप ही वो कार्य करने का, उसको पता है कितना अधिक काम उतना अधिक पैसा, ठीक है। अब देखो, दो तरीके से जो ये पद्धति है वो विभाजित होती है। एक ये है कि कार्यानुसार बढ़ती मजदूरी और कार्यानुसार घटती मजदूरी। जैसे जैसे आप उत्पादन का लेवल बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप गिवन क्वांटिटी और क्वालिटी को अचीव करेंगे, उतना आपका पैसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो फायदा है, इस तरह के सिस्टम का फायदा उन श्रमिकों को मिलेगा जो कुशल कारीगर हैं, कुशल श्रमिक हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन फायदा इसी में होता है, उनका सबसे अधिक फायदा होगा। अब एक और पद्धति जो जिसमें ये विभाजित है, कार्यानुसार घटती मजदूरी। तो आप जैसा जैसा काम आपका घटेगा, वैसे वैसे आपकी प्रति इकाई भुगतान भी घटता जाएगा, ठीक है। इसमें फायदा उद्योगपतियों का होगा, ठीक है। उद्योगपति ये कहेंगे कि आपने इतना काम किया नहीं, आपको इतना लेबर मिलेगा नहीं, आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे उत्पादन व्यय में तो उनकी कमी आ जाएगी, लेकिन श्रमिकों का इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब देखिए, एडवांटेज जान लीजिए। मजदूरों को योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक फल मिलता है, ये इसका फायदा है। अगला फायदा है कि इससे मजदूरों को प्रोत्साहन मिलता है, मजदूरों में कंपटीशन बढ़ता है, काम का क्वालिटी अचीव होता है, डिजायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे काम हो जाता है। उसके अलावा समय पर भी कार्य हो जाता है, इतनी गति से होता है। गहरी स्पर्धा जनित होती है इस तरह के, उत्पादन व्यय भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको काम अधिक, पैसा काम के अनुसार मिल रहा है, तो काम की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, आउटपुट बढ़ जाता है, तो उत्पादन का व्यय भी कम हो जाता है, क्योंकि उतने ही समय में आपने अधिक उत्पादन किया हुआ रहता है। इससे फायदा क्या होता है कि जो कुशल श्रमिक है और अकुशल श्रमिक है, उनको पहचानने में फायदा बढ़ जाता है। अब एक और बात जान लीजिए, पूंजी और श्रम शक्ति का इकोनॉमिकल यूज होता है इसमें, ठीक है। पूंजी मतलब कैपिटल, श्रम शक्ति मतलब लेबर, उन दोनों का इकोनॉमिकल यूज इसी सिस्टम में पॉसिबल है। इसीलिए सरकार आजकल इसमें इसको क्या कर रही है, फेमस कर रही है। अगला जो है, हानियों के बारे में जानते हैं, क्या हानियां हैं। इससे मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कार्य के चक्कर में अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। अब कभी कभी जल्दबाजी में जो मजदूर है वो आपके उत्पाद की गुणवत्ता को खराब भी कर सकता है, क्योंकि उसको लगेगा कि इतना अधिक बनाएंगे उतना अधिक पैसा, तो आपकी गुणवत्ता से कभी कभी समझौता हो जाते हैं, इसलिए इसका ये घाटा है। देखिए, आदमी जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, लेकिन श्रमिक के लेवल पे देखें तो ये काफी उनके लिए हानि की बात है कि श्रमिकों का इसका सबसे अधिक नुकसान होता है। अगला जो है, मालिक और श्रमिकों का संबंध जनरली खराब होने लगता है इस मेथड से। अब ये दो चार फायदे और नुकसान थे। अगला जो टॉपिक है वो इंसेंटिव सिस्टम का है। उससे पहले हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे हैं कि टाइम रेट और पीस रेट सिस्टम का क्या, तुलनात्मक अध्ययन के बारे में क्या तुलना है उन लोगों में आपस में, कौन बेहतर है किस आधार पे, कौन बेहतर है किस आधार पे। तो पहला आधार मान लेते हैं कुशलता का है, ठीक है। तो जो सामयिक दर पद्धति है, ठीक है, ठीक है, उसमें कुशल श्रमिकों का घाटा पीस रेट सिस्टम में, कार्य पद्धति वाले में
उसमें कुशल श्रमिकों का फायदा क्यों, क्योंकि उनको उनकी स्किल अच्छी है तो वो काम अच्छे से करेंगे, गिवन क्वालिटी का और क्वांटिटी में डिलीवर कर देंगे। टाइम रेट में उनको फायदा नहीं मिलता था। जो भुगतान है, ठीक है, वो समय के आधार पे मिलता है टाइम रेट सिस्टम में। वर्क बेस्ड होता है, कार्य के आधार पर किस में मिलता है, कार्य पद्धति वाले में। मजदूरी की निश्चितता मतलब ये है कि जो राशि होती है समय वाले में, समय पद्धति में, वो निश्चित होती है, निश्चित समय पे आपको मिलेगी। राशि जो मतलब अमाउंट है, जो अमाउंट को राशि बोलते हैं हिंदी में, जो मुद्रा की राशि है वो कार्य पद्धति में फिक्स नहीं होता, वो आपके कार्य पर डिपेंड करता है। अब देखिए जो टाइम रेट सिस्टम, उसमें छुट्टियां बहुत मिलती हैं, ठीक है, लेकिन जो पीस रेट सिस्टम होता है उसमें छुट्टियां बहुत कम मिलते हैं, ये भी घाटा है। श्रमिक संघों के रेस्पेक्ट में, दृष्टिकोण में, टाइम रेट सिस्टम उनको बहुत अच्छा लगता है और पीस रेट सिस्टम उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है। अब जो प्रेरणा की बात है, मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स की बात है, श्रमिकों की प्रेरणा की बात है, तो वो टाइम रेट सिस्टम में अच्छा नहीं होता है, लेकिन पीस रेट सिस्टम में काफी बेहतरीन होता है, ठीक है। उत्पादन और उत्पाद की गुणवत्ता, इस पर थोड़ा डिबेट है, लेकिन उत्पादन का स्तर जो है वो श्योरली किस में बढ़ जाता है, वो आपका टाइम रेट सिस्टम में घटा रहता है, लेकिन पीस रेट सिस्टम में उत्पादन बढ़ जाएगा। अगला जो है निरीक्षण की बात कर रहे हैं, तो निरीक्षण की आवश्यकता कम हो जाती है किसमें, पीस रेट सिस्टम में, और टाइम रेट सिस्टम में निरीक्षण अधिक करना पड़ेगा, उसके लिए अतिरिक्त व्यय आपको करना पड़ता है। अगला जो है शिथिलता की बात करते हैं, कार्य में शिथिलता मतलब आप कार्य नहीं करना चाहते, तो इस रिस्पेक्ट में जो टाइम रेट सिस्टम होता है उसमें कार्य में शिथिलता बरतते हैं श्रमिक लोग, लेकिन जो पीस रेट सिस्टम होता है उसमें कार्य में शिथिलता नहीं बरतते हैं। अब अगला जो टॉपिक का पढ़ेंगे कल से, उसमें बहुत सारे प्लान्स हैं, वो है प्रेरणात्मक प्रणाली वेज का। उसमें कुछ फाइनेंशियल हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं कि क्या प्रेरणा के तौर पे आप दे सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्लान्स हैं, ठीक है, रोवन प्लान है, हेल्जे प्लान है, वियर प्लान है, ये सब फाइनेंशियल इंसेंटिव के प्लान्स है कि आप कैसे इंसेंटिव, गैंट प्लान है, ठीक है। गैंट प्लान के अलावा आपके पास एमर्सन एफिशिएंसी प्लान है, बहुत सारे प्लान होते हैं इसमें जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अगर आप किसी को देना चाहते हैं। उसके बाद जो है लिविंग वेज सिस्टम प्लान है, को पार्टनरशिप प्लान है, बहुत सारे प्लान, बहुत लंबा चैप्टर है। बीडक्स प्लान है। बीडक्स प्लान के अलावा उसके बाद आपको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम बचेगा। यही दो पूरे के पूरे पूरे चैप्टर में यही आपको पढ़ना है कि वेज पेमेंट सिस्टम जो कि आप, और इंसेंटिव सिस्टम या इंसेंटिव क्या होता है, इसी के बारे में पूरा पढ़ना है।